इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम, और उसमें भारतीय मानसून की प्रकृति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो काफी हद तक हमने कर लिया था, लेकिन थोड़ा उसमें हमें जेट स्ट्रीम के बारे में समझना है। किसके बारे में? तो मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ जेट स्ट्रीम। लास्ट की दो इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, लेकिन एक बार पूरा समझ लेते हैं जेट स्ट्रीम क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम होगा इसमें, वो दिखा दीजिए मेरे को जेट स्ट्रीम में, ये वाला। एक अर्थ बनानी है आपने, ठीक है, उसमें 0 डिग्री इक्वेटर बनाया आपने, ठीक, फिर 8 डिग्री पे बनाया, फिर 20 लैटिट्यूड खींचने आपने, 8 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। इतना समझ में आ गया? इस डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर जो जेट स्ट्रीम चलती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं। यदा कदा सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ यहां पर दिख रही होगी आपको, 60 के आसपास दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। तो ये बनाने आपने, साथ में इनकी डायरेक्शन बनानी है। 20 से 30 के बीच वाली पेटी से आपको 8 की तरफ चलते हुए दिखाई दे रही है, 20 से लेके 35 के बीच में चलते हुए दिखाई दे रही है, 35 से लेके 60 के बीच में चलते हुए दिखाई दे रही है, और 60-70 से आपको ध्रुवों की तरफ चलते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले डायग्राम को समझना है आपने, उसके बाद लिखना है इसके बारे में कुछ भी। सबसे पहले क्या करना है, जेट स्ट्रीम का एक डायग्राम बनाना है। और ये बता दूं आपको कि ये धरातल पर नहीं चल रही है। कल जो हमने पढ़ा वो धरातल पर चलने वाली क्या है, जैसे व्यापारिक हवाएं हैं, तो वो हम महसूस कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर चल रही है। कहां चल रही है? क्षोभ मंडल में चल रही है। कहां चल रही है? ट्रोपोस्फीयर में चल रही है। इतना क्लियर हो गया? ठीक, तो इसको डायग्राम में ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन इसको आपने जमीन में नहीं समझना है, ये ऊपर है ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया आपके? ठीक है, अब आगे आइए। जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम, क्षोभ मंडल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जेट स्ट्रीम कहां चलती है? तो 4 ऑप्शन होंगे उसमें, ट्रोपोस्फीयर में चलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में चलती है, एक्सोस्फीयर में चलती है ना, या आइनोस्फीयर में। इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, तो आपने सीधा सीधा याद रखना जिस मंडल में हम रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं उसको। वायुमंडल की जो सबसे निचली जो परत है उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर, इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। 8 से 18 किलोमीटर तक उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। ध्रुवों पर थोड़ा नीचे होता है वो, और 0 डिग्री इक्वेटर पर सबसे दूर तक होती है उसकी सीमा। 0 डिग्री इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक पाया जाएगा, लेकिन जब आप ध्रुवों पर जाएंगे तो वो 8 किलोमीटर तक पाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका कि जेट स्ट्रीम कहां पर चलती है। आंसर क्षोभ मंडल में चलती है। दूसरा, ये वायु धाराएं लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी और 2 से 3 किलोमीटर मोटी संक्रमण पेटी में प्रवाहित होती है। 150 किलोमीटर चौड़ी, यहां पर रुकना है आपने, फिर 2 से 3 किलोमीटर मोटी जो पेटी है, संक्रमण पेटी है, उसमें प्रवाहित होती है। इनकी सामान्य गति फिर दोबारा लगभग कितनी होती है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में, यानी 150 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आर के बीच में होती है। किंतु कोर में, यानी बीच में सबसे ज्यादा स्पीड होती है इनकी। अगल बगल उतनी स्पीड नहीं होगी, लेकिन बीच, कोर बोलते हैं, बीच वाला जो पार्ट होगा, वहां पर इसकी गति लगभग 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति घंटे तक पाई जाती है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो कि जेट स्ट्रीम की सर्वाधिक गति कहां पर पाई जाती है? आंसर कोर में पाई जाती है। लगभग कितनी पाई जाती है? 320 से 480 किलोमीटर। सामान्यतः कितनी होती है इसकी गति जेट स्ट्रीम की? तब आपने बोलना 150 से 200 किलोमीटर पर आवर के बीच। इतना क्लियर हो गया? फिर अगला, सामान्यतः जेट वायु धाराएं उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं। जब मैंने डायग्राम दिखाया आपको, तो सारी जेट स्ट्रीम जो थी वो कहां दिख रही थी आपको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रही थी। एक तरह की आपको 60 के आसपास सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई दे रही थी। दिखाई दे रही थी? ठीक है। जेट वायु धाराएं उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं। सामान्यतः वर्ड यूज कर रखा उसने, जनरली, है ना। जनरली जो पाई जाती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, मुख्यतः 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। उसकी आपने डायरेक्शन देखी थी, 60 से कहां जा रही थी? पोल्स की तरफ जा रही थी। जो एरो थे वो कहां थे? पोल्स की तरफ थे। अन्य अक्षांशों के ऊपर ये रॉसबी वेव्स के रूप में मिलती है। अब ये रॉसबी वेव्स आगे क्लियर होगा कि रॉसबी वेव्स किन्हें कहा जाता है।
लेकिन अभी फिलहाल अन्य अक्षांशों में यह रॉसबी वेव्स के रूप में मिलती है। ये लाइन आपने याद की। जेट पवन सरिता की गतिज ऊर्जा प्रचंड वायु वेग की संकरी पट्टी में केंद्रित होती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जेट पवन सरिता की गतिज ऊर्जा प्रचंड वायु वेग में की संकरी पट्टी में केंद्रित होती है। इन जेट धाराओं की उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये वाली लाइन को आपने क्या करना, रुक रुक के पढ़ना है। ये वाली जो लाइन है बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई, जेट धाराओं की उत्पत्ति का संबंध, यहां पर रुक गए। फिर भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री इक्वेटर से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता। आपको मैंने समझाया था कि अर्थ पर जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो एक ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं हम, प्रवणता, ताप प्रवणता। क्या यूज करते हैं, ताप प्रवणता। तो वहां पर यह बोलना चाह रहा है कि इन जेट धाराओं की उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, 0 डिग्री इक्वेटर से पोल्स की ओर तापमान प्रवणता यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहां पे रुक जाना है। पहला पॉइंट जो हमें याद करना वो ये याद करना है, जब इसको लिखेंगे ना हम 20 शब्दों में, तो पहला पॉइंट ये लिखना कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब। जो पोल्स होते हैं उनके धरातल पर हाई प्रेशर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जब कल मैं आपको ये डायग्राम बता रहा था तो मैंने बताया भी था कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है, तो हाई प्रेशर पाया जाता है। इसलिए दूसरी चीज जो याद करनी है आपने, ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब, इतना याद हो गया। फिर एवं उसके ऊपर क्षोभ मंडल ने ट्रोपोस्फियर में निम्न दाब। सबसे बड़ी चीज ये है कि ध्रुवों पर नीचे तो दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी भी ठंडी वायु होती है वो सब नीचे क्या होती है, बैठ जाती है। जब सारी वायु बैठ रही है तो नीचे हाई प्रेशर बन रहा है, लेकिन ऊपर क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। क्या बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो वहां पे एक वर्ड याद करना आपने भी, परिध्रुवीय भंवर। क्या याद करना है? परिध्रुवीय भंवर। इस पूरी लाइन का, इस पूरी डेफिनेशन का क्या है, की वर्ड है, उसको नहीं भूलना है। तो मैंने कहा ध्रुवों की ओर ताप प्रवण, ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवर यानी सरकम पोलर वर्ल से है। इस लाइन को एक साथ पढ़ना आपने, कहां से कहां तक। होता क्या है, डेफिनेशन सामने होती समझ में नहीं आता पढ़ना कैसे। यहां से लेके कहां से, पोल्स के धरातलीय भाग पर हाई प्रेशर एवं, अलग अलग नहीं, मतलब एक साथ पहले तोड़ के पढ़िए फिर एक साथ पढ़िए। ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब, उसके ऊपर क्षोभ मंडल, जिसमें हम रह रहे हैं वो ट्रोपोस्फियर है। ध्रुवों पर नीचे क्या है, हाई प्रेशर है, उसके ठीक ऊपर क्या है, लो प्रेशर है। तो वही उसी चीज को समझाना चाह रहा, ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण, ये जो दाब का डिफरेंस हुआ कि नीचे उच्च दाब और ऊपर क्या, निम्न दाब, यानी नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर के कारण जनित, मतलब पैदा हुआ है जो क्या, परिध्रुवीय भंवर यानी सरकम पोलर वर्ल से है। इतना समझ में आ गया? यानी उसे सीधे सीधे इस डेफिनेशन से ये बता दिया कि जेट धारा की उत्पत्ति क्यों होती है, मतलब कारण क्या होते हैं जेट धारा की उत्पत्ति के। तो जेट धारा की उत्पत्ति का पहला कारण हमने कहा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता, इसको याद कर लिया, यानी 0 डिग्री इक्वेटर से पोल्स की ओर टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है। दूसरा, ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब और उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न वायु दाब से जनित सरकम पोलर वर्ल। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं वर्ल बनेंगे। क्या बनेंगे? यानी भंवर बनेंगे। ठीक है, अब क्यों बनता है वो बाद में पढ़ेंगे हम। अभी फिलहाल आपने इस डेफिनेशन को क्या करना, आपने 2 नंबर पक्के कर देने कि जेट धाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है। जेट धाराओं की उत्पत्ति 20 शब्दों में इसलिए होती है। क्लियर हो गया? ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, ध्रुवीय जेट वायु धाराएं। अब ये चारों याद करनी है, लेकिन इसमें लास्ट की 2 डेफिनेशन है हमारे मानसून के लिए। अगर मैं मानसून में पढ़ा रहा हूं तो लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन
मैंने क्या किया कि पूरा ही एक जेट स्ट्रीम का क्या कर दिया, पूरी डेफिनेशन निकाल के आपको सबसे पहले बता दी। पहली होगी ध्रुवीय जेट वायु धाराएं, ये 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के से ध्रुवों की ओर क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती हैं। एक बार फिर दिखा दीजिए भाई डायग्राम, छोटा करो। ये ध्रुवीय जेट वायु धाराएं हैं, ये दिख रही हैं, ये भी ध्रुवीय जेट वायु धाराएं हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ ये वाली मिलती है, बाकी कहीं आपको कोई जेट स्ट्रीम नहीं दिखाई दे रही होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको कई प्रकार की क्या दिख रही है, जेट स्ट्रीम दिखाई दे रही है। हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो 60 से 70 से आपकी क्या चल रही है, ध्रुवों की तरफ चल रही है, 60 से ध्रुवों की तरफ चल रही है। इतना क्लियर हो गया, वापस आइए। ये 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश है ना, नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड से ध्रुवों की ओर क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यही बता दिया, कहां प्रवाहित होती है, आंसर ट्रोपोस्फीयर में प्रवाहित होती है, क्षोभ मंडल में। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अभी आपने डायग्राम देखा, डायग्राम में एरो के निशान कहां थे, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इधर कीजिए। जब भी कभी ऐसा आपको एक एरो दिखता है, इनकी डायरेक्शन पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम इसके बीच में एक पॉइंट बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ऐसे क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इधर ईस्ट लिखते हैं, इधर वेस्ट लिखते हैं, इधर नॉर्थ लिखते हैं, इधर साउथ लिखते हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगर आपकी इस तरफ को जा रही है, इसके बीच में फिर एक क्या किया आपने, ईस्ट लिखा, इधर इधर वेस्ट लिखा, इधर नॉर्थ लिखा, इधर साउथ लिखा, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। अगर आपको ये बनाने आते हैं तो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पहला डायग्राम बनाया मैंने वो था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपने कहा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, क्या यही बोल रहा है। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की और तथा दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिख रहा है आपको, नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट से कहां जाते हुए दिखाई दे रही है, साउथ ईस्ट की तरफ दिखाई दे। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आप लिखने में ये सिर्फ क्या है, भाषा है, ये क्या है, सिर्फ डायग्राम पे कमांड कीजिए, डायरेक्शन अपने आप निकल जाएगी। अब अगला क्या पढ़ा हमने, पहला ध्रुवीय जेट वायु धाराएं। दूसरे प्रकार की जो वायु जेट स्ट्रीम होती है वो कौन सी है, ध्रुवी वाताग्री जेट स्ट्रीम। ध्रुवी वाताग्र बोलते हैं फ्रंट को। जब हम क्या करेंगे, साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे हम फ्रंट पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे, फ्रंट। होता कुछ नहीं है, एक तरफ से ठंडी वायु आ रही है, दूसरी तरफ से गर्म वायु आ रही है, गर्म हवा आ रही है, दोनों आमने सामने टकरानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आमने सामने टकरानी चाहिए। और जब दोनों आमने सामने टकराती हैं तो दोनों अपनी अपनी जो विशेषताएं हैं उनको बनाने का लास्ट तक प्रयास करती हैं। वैसे भी जब दो लोग मिलते हैं अलग अलग स्वभाव के तो दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट होते हैं। दोनों अपना अपना स्वभाव बनाए रखने का और दूसरे पर अपना स्वभाव थोपने का क्या करते हैं, लास्ट तक प्रयास करते हैं। वैसे हवाओं के अंदर भी होता है। एक बस टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, एक गर्म होनी चाहिए, एक ठंडी होनी चाहिए, और दोनों आमने सामने से क्या होने चाहिए, टकराने चाहिए। ये हम किस में पढ़ेंगे, साइक्लोन में। जब ये होता है तो उनके बीच में एक फ्रंट बनता है, जिसको ज्योग्राफी में हम कैसे दिखाते हैं, एक ऐसी लाइन से दिखाते हैं। कैसे, यानी अगर यहां से एक गर्म हवा चल रही है और इधर से एक ठंडी हवा चल रही है तो उसके बीच में इसी तरह से दिखाया जाता है कि ये फ्रंट है। इतना क्लियर हो गया। तो वाताग्र से आप घबरा ना जाएं, इसलिए मैंने बताया आपको कि ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम। क्या, ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम। इनका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलन क्षेत्र 30 से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर होता है। जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया किसका, जेट स्ट्रीम का, तो सबसे पहले मैंने ये चीज बताई आपको कि कल हमने जब वायुमंडल की पेटियां पढ़ी थी वो जमीन पर चल रही थी। जैसे ट्रेड विंड्स जमीन पर चल रही थी, जैसे वेस्टर्ली जमीन पर चल रही थी, पोलर विंड्स आपकी कहां चल रही थी, जमीन पर चल रही थी। लेकिन आज जो ये चल रही है ये कहां चल रही है, ट्रोपोस्फियर में ऊपर चल रही है। साथ में उसने हाइट भी बता रखी 8 से 12 किलोमीटर। क्या बता रखा, 8 से 12 किलोमीटर ऊपर चल रही है। क्यों चल रही है, फ्रंट, मैंने कहा फ्रंट वर्ड यूज क्यों हो रहा है,
कि जब दो विभिन्न स्वभाव वाली और विभिन्न तापमान वाली दो हवाएं, तो आपने पढ़ा अभी ध्रुवीय शीत वायु राशि है क्या, लेकिन कौन सी, धरातलीय। कौन सी, धरातलीय। धरातल पर जो ध्रुवीय शीत वायु राशियां चल रही हैं और उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जो गर्म वायु राशियां आकर मिल रही हैं, कहां पर मिल रही हैं, 30 से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर, इन जेट स्ट्रीम का क्या होता है, निर्माण होता है। दो विपरीत वायु राशियों के कारण इनकी ताप प्रवणता अधिक होती है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कब ज्यादा होगा, जब तापमान में भिन्नता क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके, टेम्परेचर मतलब अलग अलग टेम्परेचर की क्या होंगी, हवाएं होंगी। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। अपने आप जो डायग्राम है उसमें देखिए उनकी डायरेक्शन, अपने आप आपको पता चल जाएगा। वही करना है आपने, बीच में एक पॉइंट खींचकर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखिए। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, परंतु ये अधिक अनियमित होती है। इनकी गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ज्ञातव्य है कि इस जेट स्ट्रीम की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक रॉसबी, हाँ जी, रॉसबी ने की थी, इसलिए इसे रॉसबी वेव्स कहा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, रॉसबी वेव्स किन्हें कहा जाता है, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम को कहा जाता है। फिर पूछेगा रॉसबी वेव्स कहां पर चलती हैं, आपने बोलना 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड पर के ऊपर, 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर, 8 से 12 किलोमीटर ऊपर चलती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे ज्ञातव्य है कि ये बता दिया, रॉसबी वेव्स बता दिया। अब तीसरे तरह की जो जेट स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट। पछुआ बोलते हैं, जैसे हमने हवाएं पढ़ी थी, पछुआ कौन है, वेस्टर्लीज। क्या पढ़ा था हमने, पछुआ को क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज। ठीक है, जो कि कहां से कहां चल रही थी, कल जब मैंने बताया था, इधर देखिए भाई, इनको पछुआ, ये लिखा हुआ यहाँ पे डब्ल्यू, वेस्टर्लीज। कहां से कहां चल रही थी, हॉर्स लैटिट्यूड से और 60 से 65 के बीच वाली पेटी में चल रही थी। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं इसको, 30 से 35 वाले को हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी जमाने में जो घोड़े के व्यापारी होते थे, जब वो घोड़े लेके आ रहे होते थे पानी के जहाजों में, तो क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर होता था, क्या होता था, हाई प्रेशर होता था। हाई प्रेशर होने की वजह से वो जहाज आगे ही नहीं बढ़ते थे, वो पाल वाले जहाज जो होते थे आगे नहीं बढ़ते थे। उन्हें लगता था घोड़े भारी हो गए, तो समुद्र में घोड़ों को फेंक देते थे। क्या करते थे, इसलिए उन लैटिट्यूड का नाम क्या पड़ा, हॉर्स लैटिट्यूड। क्या पड़ा, तो जब आपसे पूछेगा हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हो, 30 से 35, 30 से 35 नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड जो है आपका, वो क्या, हॉर्स लैटिट्यूड। क्लियर हो गया। तो वेस्टर्लीज मैंने आपको बताया था कल। अब यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वायु प्रवाह की स्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपर क्षोभ मंडल में। अब ये थोड़ा ये जरूर ध्यान रखना कि कितने किलोमीटर ऊपर, 10 से 14 किलोमीटर ऊपर। मैंने आपको बताया भी कि ट्रोपोस्फीयर की जो सीमा होती है वो 8 से 18 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 18 किलोमीटर। का मतलब है कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक पाई जाएगी वो, 0 डिग्री इक्वेटर पर वो 18 किलोमीटर तक पाई जाएगी। अब अगर आपसे ये पूछ लिया कि 0 डिग्री इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक क्यों पाई जाएगी, तो दरअसल मैंने आपको बताया था कि दो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, वो उस वायुमंडल की उस पेटी को ऊपर तक धकेल कर कहां तक, 18 किलोमीटर तक लेके जाती हैं। इसलिए इक्वेटर पर क्या सबसे ऊंची जो ट्रोपोस्फीयर की सीमा पाई जाएगी वो कहां पाई जाएगी, 0 डिग्री इक्वेटर पर पाई जाएगी। ठीक है, तो धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपर। अब धरातलीय, सबसे पहले ये समझिए कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कौन सी थी, ये वाली, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, ये जो ट्रॉपिक्स हैं उसके नीचे तो क्या हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया। उष्ण कटिबंध के ऊपर क्या होता है, उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के ऊपर क्या होगा, सब ट्रॉपिकल होगा। अब सब ट्रॉपिकल में जो मैंने बताया था 30 से 35 डिग्री बताया था आपको, हॉर्स लैटिट्यूड जिसको मैं बता रहा हूं, उसी चीज को भाषा में भाषा दे रहे हैं कि धरातलीय सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोल रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की पेटी के उत्तर ऊपरी क्षोभ मंडल में, उसके उत्तर में ऊपरी क्षोभ मंडल में, उसके नॉर्थ में ऊपरी क्षोभ मंडल में 10 से 14 किलोमीटर में होती है
अर्थात 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर, अर्थात 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर। इस लाइन को इसे कहां पर लिखना चाहिए? इसको ब्रैकेट को यहां पर ये बनाकर कहां पर लिखें आप? यहां पर लिखें, उत्तर ब्रैकेट में यहां पर लिख दें, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी का जो लैटिट्यूड है वो 30 से 35 है। कितना है? 30 से 35। और ये कहां से कहां चल रही है? 20 से 35 चल रही है, मतलब थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रही है और 35 तक जा रही है। इतना क्लियर हो गया? ठीक। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया, इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में, ऊपर कीजिए, उत्तर पूर्वी प्रवाह है। कल मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में कि ये डोलड्रम वाली पेटी है, ये है डोलड्रम वाली पेटी है। साथ में मैंने आपको बताया था ट्रेड विंड्स हैं, इनका यहां पर क्या होता है? अभिसरण होता है, उसको मैंने बताया था ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बताया था। अब क्या होता है कि ये हवाएं जब मिली तो फिर क्या हुई? ऊपर उठी। क्या हुई? ऊपर उठी। साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र में 3 बजे तक भयंकर गर्मी है, 3 बजे के बाद भयंकर बरसात है। वो बरसात किस प्रकार की है? मैंने कहा था संवहनीय वर्षा है। वो कैसी है? और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं संवहनीय वर्षा को? हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए और बोलकर पूछिए। कन्वेक्शनल रेनफॉल है, कन्वेक्शनल, कन्वेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। संवहनीय वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आर्द्रता ग्रहण करती है वो ऊपर जाते हुए, आर्द्रता ग्रहण करती तो ऊपर क्या हो गया? वायुमंडल का टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे कंडेंसेशन यानी संघनन हो जाता है, बादल ठंडे हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? 3 बजे के बाद भयंकर बरसात होती है। ये बताया था। अब साथ में ये बताया था मैंने, डोलड्रम में ऐसे में नहीं चलती हवाएं। कैसे में? क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं। अगर चलेंगी तो किस तरफ को चलेंगी? हल्का फुल्का वर्टिकल की तरफ चलती हैं। इसको वापस लाइए भाई, हल्का फुल्का वापस लाइए। वापस का मतलब उसी लाइन पर आइए, इस लाइन से पहले वाली लाइन पर। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी मैंने बताया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको इंग्लिश में भी याद कीजिए। उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटर जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का। अब ये समझ में आ गया? उठी हुई हवाएं, 0 डिग्री इक्वेटर पर उठी हुई हवाएं, समझ में आ गया है ना? मिल रही हैं दो हवाएं और क्या कर रही हैं? उठ रही हैं। फिर दोबारा, विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण, संवहन समझ रहे हैं, कन्वेक्शन, उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा। मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फियर जहां पर खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकदम से स्ट्रेटोस्फियर शुरू नहीं होता है। ट्रोपोस्फियर होगा, ट्रोपोपॉज होगा, एक बेल्ट होगी पतली सी, पतली मतलब इतनी नहीं होगी, कुछ किलोमीटर की हो सकती है वो, ठीक है। ट्रोपोपॉज होगा। तो ट्रोपोपॉज की बात कर रहा है कि पेटी में, ट्रोपोपॉज की बेल्ट में, पेटी बोलते हैं किसको? बेल्ट में, उत्तर पूर्वी। अब आइए आगे, उत्तर पूर्वी प्रवाह है, यानी ये जेट स्ट्रीम क्या है? ये उत्तर पूर्वी प्रवाह है। पूरी डेफिनेशन को आपने एक साथ बांधना है और उसको 20 शब्दों में लिखना है, आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए यही जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ किसको बोलते हैं? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आपने पढ़ा था कि भारत में, भारत के खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी जो भारत है वहां पर शीतकाल में वर्षा होती है। होती है?
हल्का फुल्का कारण पढ़ा था आपने कि भूमध्य सागर से कैस्पियन सागर के ऊपर से होते हुए, है ना, और कुछ चलता है आर्द्रता ग्रहण करते हुए, और भारत के उत्तरी भागों में क्या करता है, वर्षा करता है शीतकाल में, जो कि किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पढ़ा था, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण होता है। यहां पर वो बता रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के लिए कौन सी जेट पवन जिम्मेदार है, यानी पश्चिमी विक्षोभ क्यों आता है, क्यों होता है, उसके लिए ये वाली जेट स्ट्रीम कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट जिम्मेदार होती है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको बोल्ड लेटर्स में लिखकर अपना क्या बना दीजिए, बार बार पूछिए। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य, अब दिसंबर तो आने ही वाला जल्दी, दिसंबर से फरवरी के बीच में आप उत्तर भारत में रहते हो, बारिश होगी, जब जब बारिश होगी तब तब आपने बोलना है। वैसे हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो, अन्य कारण भी हो सकते हैं, पर आपने अधिकतर अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो आपने बोलना पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है। और पश्चिमी विक्षोभ को लाने के लिए कौन सा जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है, आंसर उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगला उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट, उपोष्ण कटिबंधीय सॉरी उष्ण कटिबंधीय, फिर दोबारा डायग्राम दिखाइए। मैंने फिर बताया आपको, जितने भी ये एरो दिख रहे हैं, अगर ये आपको बनाने आ गए, अब ये वाला एरो है, जैसे ये वाला एरो दिख रहा है, इसके बीच में एक लाइन खींचिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखिए, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, पहली लाइन यही लिखनी है। इसको देखकर हम बोलते हैं ना भाषा कहां से आती है, भाषा डायग्राम से आएगी। अब लाइए फिर दोबारा, तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट, यह इस जेट की जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तर पूर्व से, कहां से, ऐसे में चल रही थी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, पहली लाइन हमने डायग्राम से निकाल ली। यह केवल उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में भारत तथा अफ्रीका के ऊपर 14 से 16 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। ग्रीष्म काल में सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है, ग्रीष्म काल में चलती है, भारत तथा अफ्रीका के ऊपर चलती है। कितने किलोमीटर ऊपर चलती है, 14 से 16 किलोमीटर ऊपर चलती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए यही जेट पवन उत्तरदायी होती है। फिर यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछेगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम उत्तरदायी होती है। हमने चौथी प्रकार की हम जेट स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, आपने आंसर देना उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल पूर्वा जेट, उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट। इतना क्लियर हो गया, ठीक। गर्म होने के कारण यह जेट स्ट्रीम सतही गर्म व आर्द्र हवाओं को ऊपर उठाकर भारत में संवहनीय वर्षा करती है। इस प्रकार भारत में मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। इस प्रकार भारत में, बहुत डिटेल में नहीं दिया, लेकिन जितनी जगह होती है ना हमारे पास लिखने के लिए, ऐसे मत सोचना कि वहां 5000 शब्दों में लिखोगे या 4000 शब्दों में लिखोगे। आपने 150, 200, 250 ऐसे ही तैयार करना है, और इतना ही लिखा जाता है, इससे ज्यादा लिखा भी नहीं जाएगा। और लिखने का प्रयास करोगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। जहां आपका एक क्वेश्चन बड़ा छूटा, वहां आप 1000 लोग पीछे हो जाओगे, 1000 लोगों से क्या पीछे हो जाओगे। थोड़ा कम ज्यादा चलता रहता है, गिनते नहीं है वहां पे ऐसे शब्द, उन्हें अंदाजा होता है कि इससे इतना लिखा होगा, इतने शब्द लिखे होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद वापस आ जाइए भारतीय मानसून पर, जहां पे हम पढ़ रहे थे। तो कल वाले तो याद हो ही गए होंगे आपको। डोलड्रम किसे कहते हैं, 5 से 5 के बीच वाली बेल्ट को। हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं, 30 से 35 वाले बीच की बेल्ट को। ठीक है, डोलड्रम सिर्फ एक है, लेकिन हॉर्स लैटिट्यूड वाला आपको 30 से 35 ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, 30 से 35 नीचे भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और आपको फिर एक और बेल्ट दिखाई दे रही होगी, और साथ में आपने याद करना बीच में लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। फिर आपने ये भी याद किया होगा कौन सी थर्मोजेनिक है और कौन सी, मतलब कौन सी तापजन्य पेटी है, कौन सी गतिजन्य है। तापजन्य क्यों है ये भी कल बता दिया था, गतिजन्य कौन है ये भी बता दिया था। ठीक है जी, जेट प्रवाह वही चीजें बता रहा है। इनकी सामान्य गति 100, बिल्कुल डिट्टो वही चीज है। आगे बढ़ो, ये बता दिया मैंने। अब
इसका हेडिंग बता दीजिए पहले, जो जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, इसकी हेडिंग बताइए। छोटा कीजिए, छोटा कीजिए, जहां से स्टार्ट होता है। कल जितना कराया था उससे आगे बढ़ रहे हैं ना। अरे भाई जेट स्ट्रीम जहां पे आया था, नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए। भारतीय भारतीय मानसून उत्पत्ति की संकल्पनाएं पढ़ रहे थे हम, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जेट स्ट्रीम बीच में आया था, इसलिए मुझे समझाना पड़ा। जेट स्ट्रीम को समझने के बाद फिर दोबारा वही लगभग डेफिनेशन उसने दे रखी है, और फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ो अब। रुको 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 रुको, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। नीचे करो। ये कौन सा आ गया भाई, जो अभी दिया था मैंने? चलो आगे बढ़ो फिर। अब हम पढ़ रहे हैं हिमालय तथा तिब्बत पठार की भूमिका। पढ़ रहे हैं, सब मानसून के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं कि क्या मतलब क्या भूमिका है इसकी, हिमालय की क्या भूमिका, तिब्बत के पठार की क्या भूमिका। तिब्बतन प्लेट्यू जो है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का उदाहरण है, सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम कौन से नंबर पे पढ़ी थी हमने? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम शीतकाल में पश्चिम तथा मध्य एशिया में, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई, पश्चिम से पूर्वी दिशा में प्रवाहित, दिशा आप मैंने कहा फिर दोबारा डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम से अपने आप निकल जाएगा किस तरफ को चल रही है। पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई हिमालय तथा तिब्बत के पठार के यांत्रिक अवरोध के कारण। भाई हिमालय और तिब्बत का पठार क्या करेगा? अवरोध पैदा करेगा। किसके लिए? जेट स्ट्रीम के लिए। अवरोध के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा अर्थात उत्तरी पछुआ जेट स्ट्रीम तिब्बत पठार के उत्तर में चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व बहने लगती है, जबकि दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने लगती है। इसका एक डायग्राम बना रखा होगा उसने कहीं पर, देखिए ये बना दिख रहा है, पामीर, हिमालय और तिब्बत लिखा हुआ है। ये जेट स्ट्रीम की मुख्य धारा है, और एक ये डॉटेड में दिखा रहा होगा, ये दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है कौन सा? ग्रीष्म ऋतु में जो जेट प्रवाह होता है, मतलब ग्रीष्म मतलब गर्मियों में जो जेट प्रवाह होता है उसका बता रहा है। हिमालय के और तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण एक पार्ट तो ये जो चलता ही है, और एक पार्ट ग्रीष्म काल में कहां से? यहां से चल रहा है। इस डायग्राम को फिर दोबारा समझ लीजिए। अब मैं एकदम दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखा सकता, इसको समझ लीजिए। इसी को उसने भाषा दी है। फिर वापस आइए भाई, नीचे करो, नीचे करो। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम शीतकाल में पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। हिमालय तथा तिब्बत पठार के यांत्रिक अवरोध के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा अर्थात उत्तरी पछुआ जेट स्ट्रीम, उत्तरी पछुआ जेट स्ट्रीम तिब्बत पठार के उत्तर में चापाकार रूप में, चाप बोलते हैं आर्क को, चाप किसको बोलते हैं? आर्क शेप में पश्चिम से पूर्व बहने लगती है, जबकि दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने लगती है। एरो बना रखा है उसने, किस तरफ जा रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही दिखा रहा था एरो, यानी ऐसे और ऐसे। इतना समझ में आ गया? बीच में क्या आ गया? हिमालय, तिब्बत का पठार और साथ में पामीर का पठार। इतना क्लियर हो गया? आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, वैसे भी सबसे टफ चैप्टर है। इसको बड़े बड़े मौसम विज्ञानी नहीं समझ पाते हैं। आप तो बच्चे हो, अभी शिशु अवस्था में हो, और अगर आपने कल वाला कंसेप्ट नहीं समझा तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? दूसरी शाखा जो कि फरवरी माह में
25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में हिमालय के दक्षिण पछुआ जेट स्ट्रीम की संज्ञा से प्रवाहित होने लगती है, जिसका दाब स्तर, दाब प्रेशर को बोलते हैं, 200 से 300 मिलीबार। दाब का जो इकाई है वो क्या है? मिलीबार। मिलीबार होता है। यह स्ट्रीम ठंडी हवा का स्तंभ होता है जो दाबांतर के कारण, दाब में अंतर के कारण, दाब में, दाबांतर मतलब दाब में, प्रेशर में अंतर के कारण धरातल पर हवाओं को धकेलता है। भारत में यही दक्षिणी शाखा पश्चिमी विक्षोभ की संज्ञा से अभिहित की जाती है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के नाम से अभिहित की जाती है, मतलब इस नाम से जानी जाती है, जो शीतकाल में भारत विशेषकर उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार भाग में अल्पकालिक वृष्टि करती है, मतलब हल्की अल्पकाल के लिए, यानी कुछ कम समय के लिए वर्षा करती है, लेकिन ठीक ठाक बारिश होती है जाड़ों में इसकी वजह से, तथा तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। जाड़ों में सुना होगा आपने, कोरी ठंड पड़ रही, कोरी ठंड पड़ रही। एक बारिश बहुत जरूरी है, किसी का गला चोक हो जाता है, किसी का कुछ होता है ना, फिर बोलते हैं भाई बारिश बहुत जरूरी है। जब बारिश हो जाती है टेम्परेचर एकदम से क्या होता है? गिरता है, जितना भी वायुमंडल है वो सब क्या हो जाता है? एक तरह से जो बीमारियां हैं वो, ये समय बीमार होने का है। इस समय किसका है? एक बालक अभी फोन कर रहा था कि जी मैं बीमार हूं। मैंने क्या हो गया? कि जुकाम लग गया। मैंने जुकाम कोई बीमारी होती है? इसको बीमारी नहीं कहते, लेकिन इस समय बीमार, क्योंकि क्या हो रहा, ताप, जो मौसम बदल रहा है, दिन में गर्मी हो रही है, रात को क्या हो रहा है? ठंड हो रही है, उसकी वजह से इस समय होगा। और ये कब तक चलेगा? ये तब तक, एक तो दिवाली में होगा आपका डेंगू वेंगू, और साथ में जो बीमारियां हो कब खत्म होंगी? जब आपकी ये वाली वर्षा होगी, उसके बाद आप क्या स्वस्थ महसूस करेंगे। तो तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, इसके चले जाने पर मौसम पुनः साफ हो जाता है। आगे, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में उच्च दाब की अवस्थिति के कारण, आपको पता ही है गर्मियों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट भाग में उच्च दाब की अवस्थिति के कारण बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित, बंगाल की खाड़ी में क्या है? निम्न दाब, लो प्रेशर बना हुआ होने लगती है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर ये अपने दाहिनी ओर मुड़कर और खाड़ी में जलवाष्प को धारण करके तमिलनाडु क्षेत्र पर वर्षा करती। विंटर रेनफॉल के बारे में बताया था मैंने आपको, रोटेटिंग मानसून के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ो। अल नीनो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके लिए मुझे भाई अल नीनो का पूरा वो चाहिए, वर्ड ज्योग्राफी का। पहले मुझे अल नीनो पूरा समझाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तब तक मैं, जब तक आप फोटो खींचते हैं तब तक मैं अल नीनो के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, अल नीनो क्या है? साउथ अमेरिका। कहाँ जाना है आपने? साउथ अमेरिकी देश में जाना है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपका एक देश पड़ेगा, पेरू। कौन सा देश पड़ेगा? पेरू पड़ेगा। अब पेरू में 180 किलोमीटर दूर ये अल नीनो क्या है? चलती है। गर्म महासागरीय धारा है अल नीनो। कैसी है? गर्म महासागरीय धारा है। अब आप खुद एक चीज समझ लो, अगर ये गर्म महासागरीय धारा का पानी महासागर में जहां जहां पर जाएगा वहां वहां पर लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर कांटेक्ट में जो एयर होगी वो भी क्या होगी? गर्म होगी। गर्म होकर ऊपर उठेगी, वो क्षेत्र क्या बन जाएगा? लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं भारतीय मानसून को अल नीनो क्या करता है? 4-5 साल में एक बार अल नीनो इफेक्ट होता है। भारतीय मानसून क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, या हम बोलते हैं भारतीय मानसून भटक जाता है। क्यों भटकता है? बड़ी लंबी यात्रा होती है उसकी। क्या होती है? और सब ITCZ के ऊपर और नीचे होने का खेल है। किसका? ITCZ के ऊपर और नीचे होने का खेल है। अगर आप देख पा रहे होंगे, उठा के बता दूं, एक चीज और समझ लीजिए। अल नीनो समझने के लिए आपको महासागरीय धाराओं वाला चैप्टर क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, ओशिनिक करंट वाला। कौन सा? ओशिनिक करंट वाला। कितना समय है अभी? अभी समय है। ओशिनिक करंट वाला अगर आपकी समझ में आ गया तो अल नीनो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट समझ में आने चाहिए।
मुझे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। इसको हटा दूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पानी मिलेगा। बस बस भाई, बाढ़ नहीं लानी। देखिए, ओशनिक करंट पैदा होने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे 2-3 कारण बता देता हूं, उनकी प्रवृत्ति बता देता हूं, उससे आपका काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अल्लीनो वाला पूरा चैप्टर देना मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ये चैप्टर समझ में क्यों नहीं आते हैं, ये इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तब वहां पे भारतीय मानसून को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जब हम भारतीय मानसून पढ़ रहे होते हैं वहां पर क्या फिजिकल ज्योग्राफी की जरूरत पड़ती है। जब तक भारत के भूगोल का टाइम आता है तब तक फिजिकल ज्योग्राफी स्वाहा हो जाती है ना। कंसेप्ट क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। महासागरीय धाराएं हैं क्या, थोड़ा सा ये समझिए। ये आपका अर्थ है, भाई गोल बना, कभी आके देखना बना के, परफेक्ट चाहिए ना। इतना भी बना दोगे तो बहुत बड़ी बात है। गोल बन गया लगभग, वैसे भी चपटी है पृथ्वी, इतनी गोल भी नहीं है। जीरो डिग्री इक्वेटर, ठीक है। अब एग्जैक्ट मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर लगभग लगभग ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है इधर, ठीक है। और इधर ये आपका एग्जैक्ट बनाना, तो इधर ये यूरोपीय पार्ट हो गया, और इधर आपका ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा बहुत अच्छा मैप नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। ये बीच में अटलांटिक ओशन हो गया, हो गया। और ऐसे ही आपका उस तरफ जो होगा वो पैसिफिक ओशन होगा, होगा। 2-3 चीजें समझ लीजिए। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, क्या घूम रही है। सारे कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं कि मैं महासागरीय धाराओं के सिर्फ वो कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे वो पैदा होती है, मोटे मोटे। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, धरातलीय भाग पृथ्वी के साथ घूम जा रहा है, लेकिन जल वाला भाग क्या नहीं कर पा रहा है, नहीं घूम पा रहा है। फिर मैंने कहा ट्रेड विंड्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, पानी को धकेलती हैं। क्या करती हैं, पानी को धकेलती हैं। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंस होती है वो महाद्वीपों के आकार की होती है, कि भाई महाद्वीपों का आकार कहां कहां पर कैसा है। जैसे मैंने कहा, माना ये अटलांटिक ओशियन है, माना यहां पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या हुई, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक गर्म जल धारा है, जब वो चल रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोल रहे हैं। अब वो अगर आगे उसके जमीन आ गई तो क्या करेगी,
तोड़ के तो जाएगी नहीं, फिर वो उसी के अनुरूप क्या होगी, ऐसे करके बहेगी, ऐसी तो होगा। तो एक चीज समझनी है आपने कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, कैसे क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बहती है। इतना समझ में आ गया। दूसरा मैंने कहा सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ITCZ मैंने कहा ऊपर और नीचे खिसकेगा, क्या खिसकेगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऊपर नीचे खिसकेगा। और जब खिसकेगा तो वो जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स, वो क्या करेंगी, 0 डिग्री इक्वेटर को पार करेंगी, क्या करेंगी, पार करेंगी। तो क्या होता है, इसको अब हम भाषा देंगे, ठीक है। कल हमने मानसून समझा था कि मानसून क्या होता है, अब हम समझ रहे हैं ITCZ वाली जो श्रृंखला, जो पेटी होती है, वो लगभग लगभग यहां पर होती है जनरली, कहां पर होती है, यहीं पर बताई थी। लेकिन मैंने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज चमक रहा है, कहां पर चमक रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये समझ में आ गया। ITCZ वाली जो पेटी है वो खिसक कर यहां पर आ गई, कहां पर आ गई, यहां पर आ गई, जबकि थी कहां पर, यहां पर थी। अब क्या है कि हमने कल ट्रेड विंड्स पढ़ी थी, ऐसे चलती हैं, ट्रेड विंड्स ऐसे चलती हैं। लेकिन क्या हो कि ITCZ जब नीचे खिसकी तो ट्रेड विंड्स भी कहां आ गई, नीचे आ गई, कहां आ गई, नीचे आ गई। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर को पार किया, वैसे ही उसने क्या किया, फेरल का नियम उस पर क्या हो गया, लग गया, और वो किस तरफ गई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने दाहिनी ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी बाईं ओर, अपनी बाईं ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। इतना समझ में आ गया। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। जैसे कल मैंने मानसून में बताया था ना कि ये वाली ऐसे गई थी, पार हुआ था ट्रेड विंड्स, और यही जाके क्या बना था, मानसून बना था, साउथ वेस्ट मानसून। ऐसे इसका भी समझना है कि जैसे ये पार करेगी, ये अपने कहां मुड़ जाएगी, बाईं ओर मुड़ जाएगी। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब अल नीनो धारा, जो आपने एक कंसेप्ट याद रखना, वो ये रखना कि काउंटर करंट है, वो क्या है, काउंटर करंट है। क्योंकि मैंने कहा आपको मैंने कहा ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, या अब पैसिफिक को ले लेते हैं हम, पैसिफिक को ले लो, अटलांटिक मैंने दिखा दिया। अब ये क्या हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका हो गया। मैं पृथ्वी का दूसरा वाला भाग दिखा रहा हूं। इधर क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका के इधर क्या हो गया, इधर एशिया हो गया, और इधर क्या हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन। मैंने आपको कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे चलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। अब मैंने कहा आपको ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा अलग सा दिखा दूं, क्योंकि उसकी स्थिति अलग सी है, AUS दिखा देता हूं, है ना। अब मैंने आपको बताया कि ये यहां पर साउथ अमेरिका में, यहां पर एक देश है पेरू, क्या देश है, पेरू। इससे 180 किलोमीटर दूर ये ऐसे में और ऐसे करके जा रही है। कैसे जा रही है, अल नीनो जो है वो कैसे, भाई काउंटर क्यों बोल रहे हैं, चलनी ऐसे थी लेकिन चल कैसे रही है, ऐसे में और फिर ऐसे, मतलब इसको बोलेंगे मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। कहां चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही आपने बहुत सारे आइलैंड देखे होंगे, आइलैंड देखे हैं। उन आइलैंडों में फिर एक जगह पे स्टेट ऑफ मलक्का भी देखा होगा आपने। स्टेट ऑफ मलक्का को पार करते हुए लगभग लगभग वहां पर पहुंच जाता है गर्म जल, जहां से मानसून की उत्पत्ति हो रही होती है, उसके आसपास है ना, इंडियन ओशियन में। कहां पहुंच जाता है पानी,
कहां से कहां पहुंच रहा, हजारों किलोमीटर दूर है भाई पैसिफिक ओशन। क्या है, चल कहां रही थी, पेरू में, पेरू के 180 किलोमीटर दूर चल रही थी। कैसी जलधारा थी, गर्म जलधारा थी। कैसी थी, गर्म जलधारा थी। कहां चली, यहां से ऐसे करके चली और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से होते हुए पता नहीं स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए कहां पहुंच गई, इंडियन ओशन में पहुंच गई। और इंडियन ओशन में मैंने आपको बताया था, हर्ष जी जरा इधर दिखा दो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये भारत वाला पार्ट है, ठीक है, यहां से साउथ वेस्ट मानसून चलना था। क्या चलना था, साउथ वेस्ट मानसून। क्यों चलना था, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर बना हुआ था और यहां क्या बना हुआ था, हाई प्रेशर बना हुआ था। क्या बना हुआ था, हाई प्रेशर बना हुआ था। अब ये पानी, गर्म पानी कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया, इंडियन ओशन में पहुंच गया। इंडियन ओशन में पहुंच गया तो यहां पर क्या बना, लो प्रेशर बन गया। क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर के बनने से इसने जाना था इधर, इस लो प्रेशर की वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, यानी हाई प्रेशर वाला क्षेत्र क्या हो गया, लो प्रेशर की वजह से जो जिस रफ्तार से उस मानसून ने जाना था वो क्या हो गया, एक तरह से धीमा पड़ गया, या बोल सकते हैं भटक गया। क्या हो गया भाई, इधर को जाना था, कुछ पार्ट इधर को आ गया, भटक गया। नुकसान किसको हुआ, हमको हुआ, क्योंकि हम क्या है, मानसून पर निर्भर है। भारत देश जो है किस पर है, हमारी कृषि, हमारे किसान, हमारी सारी चीजें, अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, मानसून पर। इसलिए अल्नीनो का इतना बवाल है, इसलिए बोलते हैं अल्नीनो इफेक्ट हो गया। जब अल्नीनो होगा उस साल सूखा पड़ने की क्या होती है, संभावनाएं होती है। आपकी समझ में आया, आएगा भी नहीं, वीडियो देखना, ये समझ में आ गया। अब इसको भाषा देंगे हम, क्या करेंगे, भाषा देंगे। मिल गया अल्नीनो। अच्छा, जब ये यहां पर आता है कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, साउथ अमेरिका के पेरू वाले क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब तो ये मिल रही होती है गर्म और ठंडी जलधाराएं, तो वो उस समय वो अच्छा समय होता है मत्स्यन के लिए। मतलब मछलियां ऐसे स्थान पर जाना पसंद करती हैं जहां पर उनको प्लैंक्टन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मछलियों का भोजन क्या होता है, प्लैंक्टन्स होता है। क्या होता है, अब ये जो जितनी भी गर्म जलधाराएं होंगी जो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास से आ रही होंगी, आसपास बोला मैंने, 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास से आ रही होंगी, वो प्लैंक्टन्स लेके आती हैं। प्लैंक्टन्स लाने से क्या होता है, क्योंकि वो मछलियों का भोजन है, जहां भोजन मिलेगा वहां मछलियां जाएंगी। उस समय तो मछलियां ठीक ठाक रहती हैं, लेकिन जब ये इफेक्ट ज्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट। किसका, ओशियन का। और जिसकी वजह से मत्स्य उद्योग को क्षति उठानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, क्षति उठानी पड़ती है, मतलब मछलियां मर जाती। इसको मोड़ दो भैया, नहीं हुआ अभी, कुछ और पॉइंट बताऊं। अब होता है, उसका इफेक्ट होता है, कुछ प्राकृतिक वो है। पहले मैं कुछ और पॉइंट बता दूं इसके। इसका उल्टा होता है लानिनो। क्या होता है इसका उल्टा, लानिनो कैसी करंट है, ठंडी है। कैसी करंट है, तो अल्नीनो लानिनो को एक साथ ही पढ़ना आप। दरअसल जब एक तो होता है वैसे थोड़ा बनाओ उस तरह का मैप, किस तरह का, लेकिन जब पेपर में टाइम ना हो तो इस तरह का आप बना सकते हो। क्या कर सकते हो, हल्का हल्का दिखा देना कि यूरोप का थोड़ा सा, जैसे अमेरिका वाला पार्ट जो हो गया, थोड़ा ग्रीनलैंड दिखा देना, है ना। इससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई बच्चे को आता है। अगर मैप बना सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर आपका चित्रकारी अच्छी है तो और अच्छा बता सकते हो आप। ये हो गया भाई अल्नीनो। इसको डेफिनेशन दूंगा अब मैं, जो मैंने डायग्राम बनाया वहीं से इसकी क्या निकलेगी, डेफिनेशन निकलेगी। ठीक है,
अल्नीनो तथा लानिनो। अल्नीनो पेरू तट से पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा। क्या क्या याद करना है? एक तो गर्म जलधारा है, ये याद करना है। दूसरा याद करना है कि पेरू के पश्चिमी तट पर, पेरू के पश्चिमी तट पर साउथ अमेरिका जो है, इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मानना पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका, इसको मानना पड़ेगा साउथ अमेरिका, इसको मानना पड़ेगा एशिया, और इसको मानना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मैंने कहा यहां पर पेरू है, यहां पर क्या है? पेरू है, और इसका पश्चिमी तट कहां हो गया? इस तरफ हो गया, इससे लगभग 180 किलोमीटर डिस्टेंस। ये याद कर लिया। तो पेरू के 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली, इसकी दूसरी जो आपने याद करना है उत्तर पश्चिम दिशा। आपने क्या करना है? ईस्ट लिखना है, वेस्ट लिखना है, नॉर्थ लिखना है, साउथ लिखना है, और नॉर्थ वेस्ट। क्या लिखना है? उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। कहां चलती है? यानी पहली लाइन में दो तीन चीजें याद करनी है। एक, पेरू तट के पश्चिमी तट पे, दूसरा 180 किलोमीटर दूर, तीसरा उत्तर पश्चिमी दिशा में, और चौथा गर्म जलधारा है। पहले में ही 4 पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, अब जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती, कहां से चलती है? मैंने आपको बताया ये पैसिफिक ओशियन है, बताया था। बल्कि इस ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मैंने थोड़ा अलग सी दिखाई थी, ऐसे करके दिखाई थी, ऐसे करके बनाया था ना मैंने ऑस्ट्रेलिया। और मैंने बताया था यहाँ पे बहुत सारे क्या आइलैंड्स हैं, उनके ये ऐसे करके इनके बीच में से होकर स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए इंडियन ओशन में अब ये पृथ्वी के पीछे पहुंचेगी। भाई 2 डायमेंशन में इतना ही दिखा सकता हूं, है ना। कहां पहुंचेगी? इंडियन ओशन में पहुंचेगी। तो आपने अगली चीज जो याद करनी है वो क्या याद करना है? पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में पहुंचती है। रूट आपको अगर देखना होगा तो इसमें एक डायग्राम बना रखा होगा, अभी डायग्राम दिखा दो मुझे। बस बस बस, काम हो गया हमारा। क्या हो गया? आप लोगों की क्या बोलते हैं, हेल्प प्रभु भी कर रहे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये पेरू हो गया। यहां पर ये मकर रेखा है, यहां पर मकर रेखा दिख रही है। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पेरू के पश्चिमी तट पर, पेरू के पश्चिमी तट पर ये लाइन दिख रही है, ये एल नीनो जा रही है, ये ऐसे करके जाएगी। ये भारत दिख रहा है, भारत दिख रहा है यहां पर पहुंच गया। ये यहां पर इसने क्या कर दिया? इस गर्म जल धारा को यहां तक ले आया। यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ था, इसकी वजह से यहां पे लो प्रेशर बन गया। मानसून ने ऐसे जाना था, कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया? और कारण क्या है? मैंने कहा सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन। आप कितनी भी नफरत कर लो उत्तरायण दक्षिणायन से, लेकिन सारा कंसेप्ट जो होगा सूर्य के उत्तर और दक्षिण होने से क्या होगा? पूछ बताएगा वो कि मकर रेखा पर इतनी तारीख को, जब मैं 4-5 दिन से क्यों याद करा रहा था आपको डेट, कि इस तारीख को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल पर क्या पड़ती है? किरणें पड़ती हैं। कर्क रेखा पर इतने में पड़ती है, भूमध्य रेखा पर 2 बार पड़ती है। वो डेट याद करा रहा था, वो यहां पर काम आएंगी। अब आगे बढ़ो। इतना याद हो गया, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में प्रविष्ट करती हैं। ये भी याद हो गया, भारतीय मानसून को कमजोर करती है। याद हो गया? ठीक है। इसे विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बता दिया मैंने कि जाना था भाई ऐसे, और ये चल रही है ऐसे, और फिर उत्तर पश्चिम दिशा में क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। तो ये काउंटर करंट है। क्या है? काउंटर करंट तब बोलते हैं हम कि अगर कहीं पर भी धाराएं ऐसे चल रही हैं, कैसे? माना ऐसे चल रही क्लॉकवाइज, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन भाई ये होनी चाहिए, लेकिन बीच में से एक क्या करती है? काउंटर करंट चल, मतलब जिस तरफ धाराओं को चलना चाहिए उसके अगर उल्टा चल रही कोई धारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर। जैसे इसी को हम बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहां का सारा पानी यहां चला गया, यहां का सारा पानी यहां चला गया, एक क्या हो गया? ऐसा बन गया। क्या बन गया? ढाल बन गया। तो बीच में से एक धारा चलती है, उसको क्या बोल रहे हैं? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो काउंटर वर्ड कहां पर यूज करते हैं? कि धाराएं जानी थी इधर और
चल रही है क्या उल्टी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, काउंटर। यूपीएससी यहीं पर फंसाती है आपको, इस लाइन को याद रखना आपने। विपरीत धारा यानी काउंटर करंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब क्या आप जानते हैं कि अल नीनो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है? मैं तो जानता हूं, आप भी जानो। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। आ गई डेट 23 सितंबर को, और 2 डेट होती है भूमध्य रेखा पर, कब कब, 23 सितंबर और 21 मार्च, है ना। हमने अपने अल नीनो इफेक्ट को देखना है, क्योंकि हमारा मानसून प्रभावित हो रहा, तो हम इस वाले को देख रहे हैं, 21 मार्च वाले को नहीं देख रहे अभी फिलहाल। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है जी। तो यानी आईटीसीजेड की स्थिति कहां पर है, वहां पर है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति कहां पर है, वहां पर है, जिसके कारण वहां उच्च ताप तथा निम्न दाब की पेटी स्थापित हो जाती है। जहां पे सूर्य 90 डिग्री पर चमक रहा होगा, वहां पे इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा। इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, सूर्य तप ज्यादा मिलेगा, तो जमीन ज्यादा गर्म होगी। उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, लो प्रेशर का जोन बनेगा। तो उसने कहा उच्च ताप तथा निम्न दाब, उच्च ताप तथा निम्न दाब की पेटी स्थापित हो जाती है। फलतः दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाओं का अभिसरण होता है। कल मैंने जब आपको डायग्राम बताया, तो मैंने आपको कहा कि जो आईटीसीजेड होता है, वहां पर ये अगर आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो मैंने कहा यहां से व्यापारिक हवाएं ऐसे आती हैं और यहां से व्यापारिक हवाएं ऐसे आती हैं। दोनों व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, मिलती हैं। ये बताया था, कोई कमी ना रह जाए भाई। क्योंकि बच्चों को तो ये है कि किडनी भी निकाल के देंगे तो क्या बोलते हैं, सर नहीं दिया, सिर। सिर तो नहीं दे सकते भाई, है ना। मैंने कहा ये आईटीसीजेड है, ये वाली पेटी, ये ट्रेड विंड्स है। ये क्या है, ट्रेड विंड्स, ये भी ट्रेड विंड्स। इतना समझ में आ गया। दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाओं का अभिसरण होता है, जिसे अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मेखला यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। इस समय यहां व्यापारिक पवनों द्वारा गर्म जल राशि एकत्रित कर दी जाती है। देखो जब ये हवाएं चलती है ना, तो ये भी क्या करती है, पानी को भी धकेलती हैं। क्या करती हैं, और एक स्थान पर क्या करेंगी, जमा करेंगी। किंतु जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, अब सूर्य क्या हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करता है, तब उच्च ताप, निम्न दाब तथा आईटीसीजेड की पेटी क्रमशः दक्षिण खिसकती है। मैंने कहा अब जो सूर्य है, पहले यहां पर चमक रहा था 90 डिग्री के एंगल पर, अब सूर्य यहां तक पहुंच गया, मतलब पहुंचने वाला है, या ऐसे मान लो 90 डिग्री के एंगल पर। तो आईटीसीजेड जो है वो क्या हो गई, खिसक कर यहां आ गई। आईटीजेड खिसक कर नीचे आ गई, खिसकती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर फेरल के नियमानुसार अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, इसने, इस व्यापारिक हवा ने जैसे 0 डिग्री इक्वेटर को पार किया, इसका बायां किस तरफ है, लेफ्ट, इस तरफ को मुड़ जाएगी। किस तरफ को, इस तरफ को मुड़ जाएगी। फेरल का नियम यही बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर फेरल के नियम अनुसार अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, जो भूमध्य रेखीय गर्म जल को धकेलकर पेरू के तट के सहारे दक्षिण में लाती है। यानी 0 डिग्री इक्वेटर का जो जल होगा, उसको धकेलकर पेरू के तट पर ले आती है। अगर मैं दक्षिण अमेरिका की स्थिति बताऊं, तो फिर दोबारा यहां पे मैप की जरूरत पड़ रही भाई। आप लोगों की थ्योरी समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपकी मैप पे कमांड नहीं होती जब। ठीक है, अब फिर बता रहा हूं मैं, अब कहां बनाऊं,
अगर आप साउथ अमेरिका की स्थिति देखेंगे, मैं थोड़ा ऐसे में समझा रहा हूं, ठीक है। साउथ अमेरिका की अगर स्थिति आप समझेंगे तो कुछ इस तरह का है साउथ अमेरिका। किस तरह का? इस तरह का है क्या? साउथ अमेरिका जैसा दिख रहा है ये? ठीक है। मैंने कहा यहां पर मैंने 3 देश बताए थे आपके, क्या बताए थे? ई बताया था, सी और बी। क्या बताया था? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ब्राजील बहुत बड़ा देश है भाई, ये बताया था। और पेरू की स्थिति लगभग कहां पर है? नीचे है। कहां है? नीचे। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री इक्वेटर यहां पर जा रही है। कहां पर जा रही है? ईसीबी से होकर जा रही है। पेरू नीचे है। कहां है? पेरू नीचे है। भूमध्य रेखीय जल को, भूमध्य रेखा पर जो पानी होगा समुद्र महासागर का, वो कैसा होगा? गर्म होगा। उसने कहा ये व्यापारिक पवन ने पार किया और यहां धकेल दिया। किसको? जो गर्म जल है उसको कहां धकेल दिया? पेरू के तट के सारे धकेल दिया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? यह गर्म जलधारा विपरीत पेरू धारा, काउंटर पेरू करंट कहलाती है। क्यों कहलाती है काउंटर पेरू करंट? क्योंकि भाई मैंने एक चीज बताई थी, अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, अब नॉर्थ अमेरिका को कैसे बनाओगे? चलो ऐसे ही बना देते हैं, छोटा मोटा है ना, नॉर्थ अमेरिका। मैंने कहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे चलती है। चलती है, चलती है। साथ में बल्कि एक चीज और बताई थी मैंने कि जब ये महासागरीय धारा ऐसे नीचे से होके आती है ना, तो यहां से जब चलती है तो ये गर्म होती है। क्या होती है? क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर से होकर जा रही है। लेकिन जब ये नीचे पहुंच गई, कहां? हायर लैटिट्यूड पर पहुंच गई, तो इससे कुछ ठंडी धाराएं मिलती हैं। इसका धीरे धीरे पानी क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है। ये बताया था। अगर कुछ याद आ रहा होगा तो फिर डॉटेड में दिखाते हैं हम किसको? ठंडी धाराओं को। अब ये पानी ठंडा हो गया। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था, यहां पर पेरू के सामने ही एक कोल्ड करंट चलती है, पेरुवियन करंट। याद आया? पेरू की ठंडी धारा चलती है, जिसको कि एक महान ज्योग्राफर हम्बोल्ट के नाम पर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के नाम पर हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। ये बताया था। और साथ में यह भी बताया था मैंने कि इसी के नीचे चिली देश है, मिर्च के आकार का। बताया था। मैंने कहा था कि इस कोल्ड करंट की वजह से क्या होता है कि जितने भी बादल हैं वो यहीं बरस जाते हैं। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड अटाकामा कहां पर है? चिली में है। ये बताया था। इसका मतलब करंट को ऐसे जो रास्ता है वो ये है, कैसा? ऐसा। लेकिन ये क्या हो रहा है? उल्टा चल रहा है यहां पर, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? काउंटर करंट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? विपरीत। काउंटर मतलब विपरीत। काउंटर पेरू करंट कहलाती है। इस लाइन को मैंने समझा दिया, समझ में आ गया सबके? ठीक है। यह वास्तव में विपरीत प्रशांत विषुवत रेखीय धारा का दक्षिणतम विस्तार है। इस लाइन को भी समझो, इसको एक एक लाइन को समझाऊंगा। मैंने कहा कि पैसिफिक में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट, ओशियनिक करंट कैसे चल रही है? ऐसे चल रही क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। चल रही है। पैसिफिक का सारा पानी, यहां का सारा पानी कहां चला गया? इधर चला गया। और इधर का सारा पानी इधर चला गया। एक ढाल बन गया यहां पर। क्या बन गया? बड़ी मात्रा में पानी जब उधर चला गया तो बीच में से मैंने कहा एक क्या चली? काउंटर करंट चली। क्या चली? काउंटर करंट। यही काउंटर करंट का पानी है ये, यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट का ही गर्म पानी कहां पहुंच गया? पेरू के तट पर पहुंच गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी महासागर में, हिंद महासागर को छोड़कर, हिंद महासागर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसलिए नहीं चलती क्योंकि जमीन है पूरी। क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर ज्यादा जमीन। भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब जगह नहीं है वहां पर चलने के लिए। ठीक है। वहां पर साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है। लेकिन दोनों जब आप पढ़ रहे होंगे, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आप पढ़ेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दोनों जगह एक ही नाम होता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। बस अंतर इतना होता है, एक जगह पर अटलांटिक बोलते हैं, एक जगह पैसिफिक बोलते हैं। तो यहां पर हम बोल रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट, साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट। और बीच में से क्या हो रही है? काउंटर इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट।
अटलांटिक में बोलेंगे तो हम बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट, साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट और काउंटर इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट। समझ में आ गया? तो मैंने कहा काउंटर इक्वेटोरियल करंट का ही एक भाग कहां पहुंच गया? पेरू के तट पर। क्यों पहुंचा? क्योंकि ऊपर वाली ट्रेड विंड ने जैसे 0 डिग्री इक्वेटर को पार किया, क्या किया? फेरल के नियम के अनुसार वो कहां को मुड़ गई? अपने बाईं ओर को मुड़ गई। सारा का सारा जो जल था वो कहां जमा हो गया? पेरू के पश्चिमी तट पर जमा हो गया। अब क्या होगा? आगे आगे दिखाइए। यह वास्तव में विपरीत प्रशांत विषुवत रेखीय धारा का ही दक्षिणतम विस्तार है, जो यहाँ की ठंडी पेरू धारा की दिशा के विपरीत होता है। जो मैंने अभी ठंडी कोल्ड करंट बताई, जिसको मैंने अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के नाम पर हम्बोल्ट करंट भी बोला। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि किस महासागरीय धारा का नाम एक महान ज्योग्राफर के नाम पर है? तो आंसर पेरुवियन करंट का नाम हम्बोल्ट करंट है। ठीक है, उसके उल्टे दिशा के विपरीत होती है। इस विपरीत गर्म पेरू धारा का जल 22 दिसंबर को मकर रेखा तक पहुंच जाता है। 22 दिसंबर को कब कहां पहुंच गया? मकर रेखा पर पहुंच गया। फिर आगे इसका कारण इस समय मकर रेखा के लगभग आईटीसीजेड का पाया जाना है, क्योंकि आईटीसीजेड नीचे खिसक गई है। यहां इस समय गर्म और शीतल जल राशियों के मिलने से समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं। मैंने कहा जब गर्म जल धारा कहीं जाएगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? प्लैंक्टन्स लेके जाएगी, जो मछलियों का क्या होता है? भोजन होता है। मछलियां खूब सारी इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, मछलियां पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मछलियां पाई जाती है, किंतु जल की अधिक गहराई के कारण मत्स्यन कम होता है। ज्यादा गहराई है इसलिए मछली का उत्पादन क्या कम होता है। इस समय यहाँ जल का ताप सामान्य से 14 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक हो जाता है, जिससे समुद्र का बुखार, ये आईएएस का क्वेश्चन है, समुद्र का बुखार, फीवर ऑफ द ओशन, ओशनिक फीवर, ठीक है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब समुद्र को बुखार आएगा तो समुद्र में रहने वाले जीव क्या बचेंगे? नहीं बचेंगे। चलो आगे। यह गर्म जल सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तर पश्चिम प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। अब सूरज क्या होगा कि उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? आईटीसीजेड भी खिसकनी शुरू हो जाएगी। तो जो जल था वो अब किस तरफ को, क्या डायरेक्शन दे रहा है? उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर मकर संक्रांति के पश्चात इस गर्म जल की धारा को अल नीनो कहा जाता है। अब फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट क्या है? अल नीनो कब कहेंगे? 22 दिसंबर, मकर संक्रांति। देखो ज्योतिष वाली मकर संक्रांति अलग होती है और ज्योग्राफी वाली मकर संक्रांति लगभग उसमें तिथियां गलती हैं, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये वाली जो मकर संक्रांति है, यानी मकर रेखा पर 90 डिग्री के एंगल पर चमकना, उसको मकर संक्रांति बोल रहे हैं। 22 दिसंबर के पश्चात इस गर्म जल धारा को अल नीनो कहा जाता है। यह गर्म जल मार्च में पूर्वी द्वीप समूह बोल रहे हैं हम किसको? पश्चिमी द्वीप समूह बोलते हैं हम वेस्ट इंडीज को। किसको बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। और पूर्वी द्वीप समूह बोलते हैं जितने भी आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो जितने भी आइलैंड दिख रहे हैं, पूर्वी द्वीप समूह। क्या बोल रहे हैं? ईस्ट इंडीज। वो वेस्ट इंडीज हो गया, ये इधर वाला क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, ईस्ट इंडीज। पूर्वी द्वीप समूह के पास पहुंचकर केल्विन धारा कहलाती है। ये फिर यूपीएससी का क्वेश्चन है। केल्विन धारा कहां पर? आंसर पूर्वी द्वीप समूह के पास। किसका भाग? आंसर अल नीनो का भाग। किसका भाग? अल नीनो का भाग। केल्विन के ऊंचे जल स्तर के कारण एक धारा उत्तर बढ़कर क्यूरोशियो, अब ये जब ओशनिक करंट हम पढ़ रहे हैं जापान की तरफ चलती, क्यूरोशियो नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्यूरोशियो, ठीक है, कहां गया? क्यूरोशियो धारा से मिल जाती है। केल्विन या अल नीनो का कुछ जल मलक्का तथा सुंडा जल संधि से होता हुआ हिंद महासागर मई में पहुंच जाता है। और मई वो टाइम है जब हमारे यहाँ मानसून आ रहा होता है, और जब वो गर्म पानी पहुंच गया कहाँ? इंडियन ओशन में, तो वहां लो प्रेशर बन गया जहां पर कि हाई प्रेशर रहना था। ठीक है, तो मानसून क्या होगा? मई के अंत तक सूर्य भारत में कर्क रेखा के पास चमकने लगता है। फलस्वरूप भारत में स्थल पर उच्चताप, निम्नदाब और आईटीसीजेड की पेटी स्थापित हो जाती है, जिसकी तरफ दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर, कल बताया था
भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियमानुसार अपने दाहिनी ओर मुड़कर, ये बताया था मैंने कि ट्रेड विंड्स है, इसने पार कर दिया, जैसे ही पार किया फेरल का नियम लगा और क्या बन गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट मानसून बन गया। इसका मतलब साउथ वेस्ट मानसून कौन सी ट्रेड विंड है, दक्षिणी गोलार्ध की, फिर दोबारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट। मानसून की जो हवाएं हैं वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का ही, मतलब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब 0 डिग्री इक्वेटर को पार करेगी, फेरल के नियम अनुसार अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी और क्या बन जाएगी, साउथ वेस्ट मानसून। और साथ में यह भी बताया था कि नाम हमेशा हवाओं का वो होता है जहां से वो चलती हैं, जहां को चलती हैं वो नाम नहीं रखते हम, क्या नाम रखते हैं, जहां से वो चलना शुरू करती हैं वो वाली डायरेक्शन का नाम होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाती है, इस समय हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब होता है, जितना अधिक उच्च वायुदाब होता है भारतीय मानसून उतना ही अधिक तेज होता है। किंतु अल्लिनो धारा का गर्म जल हिंद महासागर के ऊपर की हवाओं को गर्म कर ऊपर उठा देता है, जिससे हिंद महासागर में वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाता है, फलस्वरूप मानसून कमजोर हो जाता है और क्या है भाई, भारत में सूखा पड़ जाता है। यही अल्निनो प्रभाव है, इसी को अल्निनो इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्निनो इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब अल्निनो को समझने के लिए 2-3 चैप्टर पता होने चाहिए। एक आपका यही वाला चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, दूसरा ये जो महासागरीय धाराएं हैं वो वाला चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब आपकी समझ में आता है। फिर भी मैंने प्रयास किया पूरा समझाने का। जब हम महासागरीय धारा पढ़ रहे होंगे एक बार अल्निनो वहां पर फिर पढ़ना है आपने, ठीक है, एक बार फिर और क्लियर करा दूंगा। स्मरणीय है कि अल्निनो का प्रथम पता सन 1983, इस डेट को हाईलाइट करना आपने, ठीक है। यह 4-5 वर्ष के अंतराल पर आता है, जिसका कारण ताप तथा वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण है। अल्निनो के परिणाम स्वरूप भारत में सामान्य रूप से सूखा पड़ता है, किंतु यदि उसी वर्ष थार के मरुस्थल से उठने वाली संवेद तरंगों तथा हिमालय के बर्फ के अल्बिडो की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको सुबह, और तिब्बत ऊष्मा स्रोत से उठी गर्म हवाओं से बनी पूर्वा जेट अधिक शक्तिशाली होकर हिंद महासागर पर, अब ये याद करना आपने, पूर्वा जेट अधिक शक्तिशाली होकर अगर हिंद महासागर पर उतरती है, तब हिंद महासागर पर वायुदाब बढ़ जाता है, अल्निनो इफेक्ट का प्रभाव नगण्य हो जाता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अल्निनो का इफेक्ट होता है, लेकिन अल्निनो के इफेक्ट को नगण्य करने के लिए, नेग्लिजिबल हो जाए उसका इफेक्ट, उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए यह जरूरी है, ये वाली लाइन आ गया, ये यहां से स्टार्ट करना आपने। थार के मरुस्थल से उठने वाली संवहन तरंगों, कन्वेक्शनल जो तरंग होती है, हिमालय के बर्फ के अल्बिडो तथा तिब्बत ऊष्मा स्रोत से उठी गर्म हवाओं से बनी पूर्वा जेट अधिक शक्तिशाली होकर हिंद महासागर पर उतरती है, तब हिंद महासागर पर वायुदाब बढ़ जाता है तथा अल्निनो का प्रभाव नगण्य हो जाता है। इसलिए कभी कभी अल्निनो के आने के बावजूद भी भारतीय मानसून सामान्य रहता है। जेट स्ट्रीम के अधिक तीव्र होने से हिंद महासागर पर वायुदाब सामान्य की अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिससे अल्निनो के आने पर भी भारतीय मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाता है। कभी कभी अल्निनो इफेक्ट भी होता है, लेकिन इस इफेक्ट के कारण मानसून सामान्य से भी तेज ज्यादा बारिश करेगा। क्या करेगा, अल्निनो इफेक्ट होने के बावजूद भी कभी कभी भारत पर अत्यधिक मानसूनी वर्षा होती है। उसका कारण मैंने बता दिया ऊपर, ठीक है। आ जाओ अभी। ज्ञातव्य है कि जिस वर्ष अल्निनो नहीं आता उस वर्ष भारतीय मानसून सामान्य रहता है। इसका कारण पेरू की धारा के चलने वाली शीतल जल की धारा है, जिसे लानिना। मैंने कहा अल्निनो की उल्टी धारा क्या बोलते हैं, लानिना। ठंडी करंट होती है। लानिना भी एक प्रतिसागरीय, ये भी काउंटर करंट है। लानिना में भी आपने याद करना है काउंटर करंट है, दोनों ही काउंटर करंट है। इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है, यानी ये पैदा तब होती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में अल्निनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल्निनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को लानिना बदल देती है तथा आर्द्र मौसम, ह्यूमिड, आर्द्र मतलब ह्यूमिड मौसम को जन्म देती है। लानिना के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया तथा समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक जल वर्षा होती है। भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। इंडोनेशिया में और समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक जल वर्षा क्यों होती है,
उसका कारण ये दे रखा है इसने ये वाली लाइन में। और भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून कभी कभी बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, उसका कारण भी ये वाली लाइन है। यहां से लेकर यहां तक आपने क्या करना, अपना आंसर लिखना। खत्म। ठीक, थैंक यू।